तूफान से कश्ती निकल हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आज़ादी should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to taking Pakistan as one of the greatest nations of the world. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में जनाब बाबर रवान साहब के साथ मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान की तारीख की अगर बात की जाए तो आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। इस दिन के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी और बेघर हुए। वो दिन क्या है, इस हवाले से बाबर साहब जो है तबसरा करेंगे। और प्रोग्राम में आगे जाके हम कुलभूषण यादव के हवाले से भी बात करेंगे। उसका इतराफ़ी बयान जो है वो हम सबके सामने है और आवाम की क्या आवाज़ है वो यही है कि कुलभूषण यादव को फांसी होनी चाहिए। और बाबर साहब जो है वो इस हवाले से बता चुके हैं कि इस मुल्क का आइन और कानून क्या कहता है। जी बाबर साहब, आज आप कहां से आगाज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान के लोगों को आज दो मुबारकबादें पेश करना चाहता हूँ। ये बड़ा सरदार महीना है महीनों का, और आज का दिन जो है वो दिनों का सरदार है, जुम्मतुल विदा। पहले तो इसकी मुबारकबाद। मैं ज़ाती आपसे एक्सपीरियंस ख़वातीन और हज़रात शेयर करता हूँ कि जब आ रहा होता है रमज़ान शरीफ तो इस तरह से लगता है कि आ रहा है और पता नहीं कितना लंबा होगा, लेकिन इस तरह पता लगता है कि एक ठंडी हवा का झोंका आया था, एक कोई दिल में उतर जाने वाली खुशबू आई थी, एक कोई रूह को फ़रत बख्शने वाली एक एहसास की घड़ी थी, वो आई और फिर चली गई। इसलिए पहली मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आज जुम्मतुल विदा गुज़र गया। ये जो आज की शब है, इस वक्त के थोड़ा सा बाद हमदानी साहब ने जब रेडियो पाकिस्तान की पहली, यानी पाकिस्तान का पहला सरकारी नारा था, ये पाकिस्तान की पहली सरकारी आवाज़ थी, ये पाकिस्तान का पहला सरकारी पैगाम था जो हवा के दोष पे सारी दुनिया के अंदर गया, और हमदानी साहब की आवाज़ में ये रेडियो पाकिस्तान से नश्र हुआ। ये जो आपने पहले सुना, मैं जब जाना चाहूँगा तो प्रोड्यूसर साहब तैयार रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की 65% यूथ पॉपुलेशन इसको ज़रा दोबारा देखे। तो ये जो रात है ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि आज का ही दिन था, रोज़ों का ही महीना था, और 27वीं की ही शब थी रमज़ान शरीफ की, जिस वक्त आधी रात के वक्त अब से तकरीबन इस वक्त से कोई 45 मिनट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हज़ार जाने कुर्बान। आपकी मक्का शरीफ से जो वादी यसरब को हिजरत थी, जिसको बाद में मदीनतुन नबी, नबी का शहर कहा गया, उसकी याद में जो हिजरी कैलेंडर बना, उसका आज पाकिस्तान का उस हवाले से यौम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पैदाइश का, पाकिस्तान की तख्लीक का और पाकिस्तान की तकमील का दिन है। ये आप सबको मुबारक हो। मैं यहाँ दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक दुश्मन है, अज़ली दुश्मन, हमारी उसके साथ कोई दुश्मन नहीं है। उसने हमेशा हम पे पहले वार किया, वार हमेशा हमारे ऊपर उसने लागू की और मुसल्लत की। ये जो वार और वार है, पहला वार उसने किया रन ऑफ कच्छ में और उसको मुंह की खानी पड़ी। दूसरा वार उसने किया पाविंदा वार इसको कहते हैं, मीरान शाह में अफ़गानियों से उसने हमला करवाया। और दोनों जगह पे कौन था? पहला मशरक़ी बॉर्डर पे हमारे साथ जंग जिसने शुरू की पाकिस्तान की तारीख़ की पहली जंग, वो था भारत, और जिसने मगरबी तरफ से हम पे हमला करवाया वो था भारत।
कायद-ए-आज़म मुझे फिर याद आते हैं और उनके वो अल्फाज याद आते हैं जो उन्होंने मिस्टर जान जो पाकिस्तानी थे, उनके बेटे एक आसिफ जान, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे, मेरे बड़े दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। कुछ अर्सा पहले वो रहलत फरमा चुके हैं। तो उनके बाबा को, ये मैं आपको पाकिस्तान की तारीख़ के आर्काइव की बात बता रहा हूँ, उन्होंने पैगाम दिया जब पाबंदा वार अफ़गानियों ने हमला किया तो कहा कि टेल देम इन द लैंग्वेज ऑफ बुलेट्स एंड गन्स। जिस तरह से अपनी रूह के साथ बोलते थे, जिस्म से बड़े नर्म नाजुक थे कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत के, उनको गोलियों और गोलों की ज़ुबान में बता दो that Pakistan is created to live and survive honorably, कि पाकिस्तान बना इस बात के लिए कि वो इज़्ज़त के साथ रहेगा भी और ताअबद कायम रहेगा। ये एक तारीख़ी बात थी। उस तनाजुर में अगर आप देखें तो भारत के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ताज़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिशी तसलसल है, जिसकी कुछ कड़ियाँ आज हम आपको अलग-अलग करके पाकिस्तान के लोगों को पेश करना चाहते हैं। और वो कड़ियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? कोई पाकिस्तान में उनको तख्लीक नहीं किया गया, ये किसी मीडिया ग्रुप की ईजाद नहीं है, ये किसी बाबर अवान के जहन का तख़य्युल नहीं है, ये किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का काउंटर नैरेटिव या वर्शन नहीं है जो उसने पाकिस्तान के हक़ में क्रिएट किया। ये आवाज़ आती है भारत की इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इदारे रॉ में से, ये आवाज़ आती है भारत की इस्टेब्लिशमेंट के तीसरे बड़े पिलर नेवी में से। ये आवाज़ किसी सिपाही की और सेल्समैन की नहीं है, ये आवाज़ एक नेवल कमांडर की है। नेवल कमांडर चाबहार से ईरान का पासपोर्ट लेके अपना नाम हुसैन मुबारक पटेल रखता है। जब वो यहाँ पे आता है तो उस वक्त ये तय हो गया था कि मोदी को, ये याद रखने वाली गुफ्तगू है आज की, कि मोदी की हुकूमत आ रही है। मोदी की हुकूमत आ रही है का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की दुश्मन एक अंदर से जो हिंदुत्वा, शुद्धि और संगठन के ज़माने की, एक्सटर्मिनेट, ख़त्म करो मुसलमानों को, निकाल दो मुसलमानों को, बल्कि मार दो सारे के सारे मुसलमानों को इंडिया से, वो तहरीक चलाने वाले उसके बेटे की, और वो तरशोल पकड़ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने वाले उसके बेटे की, और वो तलवार लहरा कर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करता है उसके बेटे की वहाँ पे हुकूमत आ रही थी। इस दौरान हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ थी उन्होंने अपने आप को रेड हाई अलर्ट, यानी हाईएस्ट हसास तरीन इदारों ने जारी किया और ये कहा कि इस पे पाकिस्तान पे एक नया हमला शुरू होने वाला है। और उस सिलसिले में सबसे पहले उस हमले के हवाले से कुलभूषण ने क्या कहा, अगर आप दिखाना चाहें प्रोड्यूसर साहब, मैडम आप दिखाना चाहें तो पहले वो दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, एक अपील है, एक दोबारा से अपील किया उसने, वो दिखाते हैं जी प्लीज। The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. जी बाबर साहब, एक दफ़ा फिर कुलभूषण यादव ने इतराफ़े जुर्म किया और बार बार वो कर रहा है। जी बाबर साहब, देखिए ये जो इतराफ़ जुर्म है इसकी तारीख़ पाकिस्तानियों बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि 2014 में ये तय हो गया था कि मोदी की हुकूमत आने वाली है, और जब ये तय हो गया तो फिर हमने कोस्टल इलाकों में जो समंदरी पाकिस्तान के और साहिली पाकिस्तान के इलाके हैं उनको निशाना बना के हमने पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तान में गड़बड़ करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया। अब ये जो इतराफ़ जुर्म है ये वो पहला इतराफ़ जुर्म नहीं है जो इतराफ़ जुर्म कुलभूषण ने ट्रायल से पहले किया था। ये सज़ाए मौत मिलने के बाद उसने दोबारा कन्फेशन किया कुलभूषण यादव ने, और इस कुलभूषण यादव के ये जो मैं तारीख़ कह रहा था कन्फेशन की, उसने कहा कि 2014 में हम सब को स्मेल आ गई थी। इनको जिस तरह इनके जो वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि साजिश की बू आ रही है उनको, इसी तरह से इनको ये बदबू आ गई थी कि अब पूरे जनूब मशरक़ी एशिया में बदबू फैलाने वाला मोदी जो गुजरात के मुसलमानों का कातिल है वो बरसरे इक़्तिदार आने वाला है। जब इनको आई तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का प्रोग्राम बनाया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान में हमारे सिक्योरिटी अपरेटिस ने एक हाईएस्ट हाई रेड अलर्ट जारी किया हुआ था। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत में उससे पिछले साल में आ चुकी थी, यानी ये महीने गुजरे थे और ये हालत
हो गई थी। अब इसकी जो कन्फेशन की अगली कड़ी है उसकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वो कहते हैं कि मोदी से ज़ाती दोस्ती है, मोदी से ज़ाती ताल्लुकात है, मोदी उनका ज़ाती यार है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है। कौन ठीक कहता है, कौन गलत कहता है, कौन सही कह रहा है, किसका जज्बाती मौक़िफ़ है, इसको तय करने के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट के नुक्ता नज़र से है कि पाकिस्तान के लोग बड़े जज्बाती हैं हिंदुस्तान की मुखालफत में। तो हिंदुस्तान क्या कहता है, इनके मोदी यार का एक सिक्योरिटी एडवाइज़र है जी। उस सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम है दुधवाल या दूदाल। ये दुधवाल है या दूदाल है या किसी की ननिहाल है, इसका एक जो स्क्रिप्ट है वो ज़रा दिखा दीजिएगा लोगों को, अगर अंग्रेज़ी में तो साथ उर्दू तर्जुमा भी चला दीजिएगा। ये मोदी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोल रहा है जो हिंदुस्तान के दिफा का ज़िम्मेदार है, और मोदी हमारा यार है बदरिया वज़ीर-ए-आज़म। हमारा तो नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कोई आदमी हमारा यार हो, पाकिस्तान के लोगों का भी यार नहीं। ये ज़रा दिखाइए, बात आगे बढ़ाते हैं जी। ये बहुत आम बात आज मैंने शुरू की है, देखिएगा। लेकिन बाबर साहब, हमें क्विक ब्रेक लेनी है, जैसे हम ब्रेक से वापस आते हैं तो जो आपने बात की है इस पर मजीद डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। बैंक और गोल्ड लूटो ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल। सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं। यॉल की बात कर रहे थे, वो जो वीडियो है वो दिखाते हैं जी हसन साहब। Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be this thing like that of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage
internal political balance or internal security. I'm not going into those details. जी बाबर साहब, ये हैं अजीत साहब जो कि पाकिस्तान के बारे में नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। नहीं, ये नफरत नहीं, ये दहशतगर्दी का ऐलान कर रहे हैं। ये एक और कन्फेशन है जो उन्होंने अपने मुल्क के हक में किया, पाकिस्तान के खिलाफ किया। मैं ज़रा इसको डिसाइफर करता हूँ, मैं ज़रा इसको खोलता हूँ पाकिस्तानियों के लिए। सबसे पहले उसने जो कहा, जो नुकात है मैं सारे वो आपके सामने रखना चाहता हूँ तो आपको बात समझ आ सके कि जो पाकिस्तान में ये कहता है कि अजीत दोदवाल के इस बयान में से कुछ भी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, ज़रा पढ़ लीजिएगा मेरी लैंग्वेज में, ज़रा इसको सुन लीजिएगा। सबसे पहले वो ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमने अपनी पूरी पॉलिसी बदल दी है। ये मोदी का एडवाइज़र आ गया जी। मोदी का एडवाइज़र कहता है पाकिस्तान के साथ अपनी पॉलिसी हमने बदल दी है और हमारी पॉलिसी अब हमले वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाके हम उस पर ऐसे हमले करें जिससे इंटरनल उसकी सिक्योरिटी जो है वो ख़राब हो जाए। नंबर एक। नंबर दो, वहाँ पे जो पॉलिटिकल बैलेंस है, आप देखिए पाकिस्तान की सियासत में उनकी मुदाखलत, मैं कोई जोड़ना नहीं चाहता कि मोदी का जो यार है और उसका क्या मामला है इसके साथ, लेकिन इधर ये सुन लीजिएगा। वो कहता है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसको हम ख़राब करें। पॉलिटिकल बैलेंस क्या है कि पाकिस्तान इस बात पे हमेशा ऊपर से लेके वज़ीर आज़म और सदर से लेके आर्मी चीफ से लेके सिपाही तक, एक हमारे खेत के मजदूर तक, LOC पे रहने वाले एक शहरी तक, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत हुब और पाकिस्तान से इश्क करने वाले शहरी तक, वो सारे के सारे एक बात पे मुतफिक थे, ये हमारा दुश्मन है। नवाज शरीफ उसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। मैं इसको क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप कहिएगा जो आपने कहना है। शहबाज शरीफ उसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। मैं इसको क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो कहना है पाकिस्तानियों वो आप कहिएगा। जब भारत की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे इनके साथ ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। ओ भाई, पारा चनार वाले उनके साथ तुम्हारे कोई ख़ानदानी ताल्लुकात नहीं है, कोयटा वालों के साथ तुम्हारे कोई ख़ानदानी ताल्लुकात नहीं है, मियावाली वालों के साथ, काउटा वालों के साथ कोई नहीं है, पुठवार के साथ कोई नहीं, उनको देते कुछ नहीं हो, तुम्हारे ख़ानदानी ताल्लुकात वहीं से हैं जहाँ से आपका ख़ानदान आया था। बड़ी हैरान कुन बात है। दिया सब कुछ हमने है, वहाँ से तो आप खुद कहते हो मजदूर थे, हथौड़े लेके आए थे, तो फिर हथौड़े इसलिए लाए थे कि यहाँ के पाकिस्तान के मफादात पे वो हथौड़े चलाए जाएंगे। अगली बात जो वो कहता है वो बड़ी इससे भी खौफनाक है। वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। वो कहता है पाकिस्तान में जब कुलभूषण आएगा, कहता है मैंने ये सारा कुछ किया है जो उसने ऐलान किया था। ये स्ट्रेटेजिक स्पीच थी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की इंडिया के। अगली बात वो ये कहता है अफगानिस्तान के अंदर हम इनके खिलाफ गड़बड़ करें। ये सारा हो रहा है या नहीं हो रहा? वो कहता है हम इनकी मैशत बर्बाद कर देंगे। आज धनिया तक हिंदुस्तान से आ रहा है। मैंने किसी दोस्त को टेलीफोन किया, मैंने कहा कि मेरे परिंदों के खाने के लिए मुझे थोड़ी मूंगफली चाहिए, तो ज़रा मुझे भिजवा दें। तो वो रहते हैं फतेह जंग और गुजर खान का जो इलाका, ये सारा मूंगफली वाला चकवाल का कुछ इलाका है, सारा मूंगफली यहाँ बड़ी ज़बरदस्त पैदा होती है। उसने कहा जी मूंगफली इंडिया से आई है। मैंने कहा क्या कह रहे हो कारी यूब, मूंगफली इंडिया से कैसे आई? उसने कहा जी आई और उन्होंने कच्ची उतारी। कच्ची अगर उतरे तो दो दानों के दरमियान जो उसका असल रस वाला हिस्सा होता है वो गंदा हो जाता है। वो कहता है जी वो गंदी है और बदबू वाली है। हमने तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने मईशत का पाकिस्तान की। ये कहते थे पाकिस्तान का मुआशी धमाका कर देंगे। मुआशी धमाके पे वक्त बचा तो आज बात करूंगा, नहीं तो कल करूंगा। इन्होंने वाकई पाकिस्तान के गरीब अवाम का मुआशी धमाका कर दिया। फिर एक अगली बात वो कहता है कि अब हमें मादरत खाना रवैया तर्क कर देना चाहिए, उनके अंदर से हमें हमले कराने चाहिए। अंदर से हमले हुए। फिर वो ये कहता है कि पाकिस्तान को हमें बैनुल अक़वामी तौर पे तनहा कर देना चाहिए। बैनुल अक़वामी तौर पे नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान तनहा हो गया। फिर वो ये कहता है कि पाकिस्तान को हमें वल्नरेबल यानी इस काबिल बना देना चाहिए जो हमारे हमले की जद में हो और हमारी दस्तरस में हो कि हम उसको जब चाहें एट विल अटैक कर सकें। आपने देखा सर्जिकल ड्रामे उन्होंने किए स्ट्राइक्स के। तो ये सारा जो कुछ उसने कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे प्राइम मिनिस्टर के यार मोदी साहब का, उसने जो कहा वो पाकिस्तान में होता रहा। अब ज़रा देखिएगा इस पर्सपेक्टिव के साथ पाकिस्तान के प्यार करने वालों ज़रा देखना कि जो कुलभूषण जब गिरफ्तार होता है उसके बाद पहले कन्फेशन के बाद दूसरे कन्फेशन में क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं। कुलभूषण जो ही इंफॉर्मेशन पे जब पकड़ा गया, स्टिंग ऑपरेशन भी उसको एक एतबार से कहा जा सकता है और इंटेलिजेंस बेस्ड था सारा। जो ही पाकिस्तान के गिरफ्तार करने वाले दस्ते के सरबराह जवान ने उसके कंधे पे हाथ रखा ना, तो वो इतना ट्रेंड दहशतगर्द था, उसको पता लग गया कि ये किसी ऑर्डिनरी आदमी का हाथ नहीं है। हालांकि हाथ उसको पीछे से रखा गया था। तो वो जहाँ खड़ा था वो फौरन ज़मीन पे बैठ गया उकड़ूं
और बैठने के साथ ही उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और उसने कहा कि मुझे गोली ना मारना, मेरा नाम कुलभूषण यादव है, मेरा नंबर ये है, मैं रा का एजेंट हूँ, पाकिस्तान में गड़बड़ करने के लिए आया हूँ और मैं वहाँ नेवी का सर्विंग कमांडर हूँ। अब चलिए जरा कुलभूषण यादव क्या कहता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सुन लीजिए। My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baluch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 raw operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baluch subnationals a sea front, so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards inwards. And the main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise a level of insurgency within Balochistan and the Karachi region. जी बाबर साहब, पाकिस्तान को इंस्टेबल करने के लिए जो जो वो कार्रवाई और एक्टिविटीज करता रहा है वो इसमें वो बता रहा है। आपने जो देखा ख्वातीनों हज़रात पाकिस्तानियों, आपने जो सुना और जो हमने उर्दू का तर्जुमा उसका साथ आपको पढ़वा दिया, मैं ज़रा उसको फिर डिसाइफर करता हूँ, मैं उसको खोल के आपके सामने बयान करता हूँ। पहली बात उसने ये कही कि हमारा ये प्लान था कि हम अंदर आएंगे और बलूचिस्तान की साहिली पट्टियों से और वो इलाके जहाँ पे हमने अपने कुछ ग्रोह तैयार कर रखे हैं, उन ग्रोहों में से एक ग्रोह को तैयार करके हमारा ये प्लान था। पहला उनका प्लान ये था। दूसरा ये था कि बलूचिस्तान को हमने डिस्टेबलाइज करना है और बलूचिस्तान का उसने भी नाम लिया, उसने कहा कि अब बलूचिस्तान में हम सारी गड़बड़ करेंगे, जिसका पहले मैं जिक्र था, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के यार मोदी का नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है। तीसरा इसने कहा कि कराची में गड़बड़ करना हमारा, यानी सिंध के सूबे में बलूचिस्तान के बाद गड़बड़ करना हमारा मकसद था। चौथा इसने कहा कि हम आए और हमने सारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सारी सूरत हाल को ख़राब करने के लिए सारे इक़दाम जिनका उसने जिक्र किया ये हमने किया है। अब मैं यहाँ एक मिनट के लिए आपके पास रुक के आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा सा कानूनी पोजीशन देख लीजिएगा। पाकिस्तान में जो क़वानीन हैं, अगर कोई पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मनसूबा बनाता है, सज़ाए मौत, दहशत गर्दी करने की कोशिश करता है, सज़ाए मौत, दहशत गर्दी करने में कामयाब होता है, सज़ाए मौत। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट, अब मैं बोलने लगा हूँ, पहले मैंने 1997 कानून आपके सामने बोला, मैं अब बोलता हूँ आर्मी एक्ट क्या कहता है 52 का। वो कहता है वेजिंग द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, उसकी सज़ा क्या है, सज़ाए मौत। वेजिंग द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान में क्या सज़ा लिखी हुई है, सज़ाए मौत। जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जितने भी कवानीन है, लंबी तफसील है, उनके अंदर क्या सज़ा है, उनके अंदर भी लिखा हुआ है कि सज़ाए मौत। तो इसको फिर ये जराइम जिनका वो इस दलेरी के साथ इतना रिलैक्स बैठा हुआ है। अच्छा, रिलैक्स क्यों बैठा हुआ है, ये मेरी परेशानी होगी, मुझे परेशानी होगी है, मैं परेशान कम ही होता हूँ, अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। लेकिन परेशानी मेरी ये है कि मैं ये समझना चाहता हूँ, ज़रा मुझे आप समझाइएगा, आप मुझे ज़रा बताइएगा, कान ज़रा नज़दीक लाइएगा, आप दिल और दिमाग की और जहन की खिड़कियाँ खोलिएगा, बताइएगा जिसको सज़ाए मौत हुई हो और आर्मी एक्ट के नीचे हुई हो, वो एक हॉस्टाइल मुल्क के ऊपर, हॉस्टाइल लैंड के ऊपर वो सज़ाए मौत का मुंतज़िर हो, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है। नहीं, क्यों कि उसको यकीन दिलाया गया होगा कि यारां दे यार परोड़े, आप तो वहाँ मेहमान हैं यार के। और मैं क्या कहूँ, अगली वीडियो चलाइए मैं ताकि कुछ और कह सकूं। ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं पाकिस्तान की कौम के लिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। हमारे ट्विटर पे दीजिए, फेसबुक पे दीजिए, 24 न्यूज़ HD को ख़त लिख के दीजिए, मेल कीजिए, हमारे जितने भी साइट्स हैं टीवी की उन पे आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिए। आप समझाइएगा ये क्या हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी परेशानी कल से पहले आपने ख़त्म करनी है। वीडियो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड मिस्टर अनिल कुमार ऑन बिहाफ ऑफ रॉ हैड बीन स्पॉन्सरिंग रेगुलरली the various terrorist activities within Pakistan, especially Hazara Muslims, the Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan, were basically to be targeted and killed. They were already being done, it was being done, but the level had to be raised to a very high level so that the movement completely stops. Then the targets on various workers of FWO who are conducting construction of various roads within Balochistan. And the third major activity was the ID attacks which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta, Turbat or various other
cities of Balochistan. They were being directly sponsored by RAW. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे तबसरा लेंगे बाबर साहब का। एक दफ़ा फिर एतराफ़ जुर्म है कुलभूषण का, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जाने से पहले हमने एक और इतराफी बयान चलाया था कुलभूषण यादव का। जी बाबर साहब, एक और बयान। जी देखिए, मैं उसको डिसाइफर करता हूँ। मैं कोई और चीज़ भी पढ़ रहा था जो इंडिया से आई है अभी, जब मैं आपसे बात करके ब्रेक आपने ली, तो इसको ज़रा देखिएगा वो क्या क्या कहता है, एतराफ़ क्या क्या कि पाकिस्तान में ये हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली बात ये, वो कहता है कि हमने जो हज़ारा इलाके थे वहाँ पे हमने हमले प्लान किए। हमले हुए या नहीं हुए ये आप ज़रा पाकिस्तानियों फैसला करके मुझे बता देना। आज ये सारी वो बातें हैं कि जो आप जानते हैं और आपके पास जो ऑल्टरनेट मीडिया है, जिसको सोशल मीडिया लोग कहते हैं, मैं ऑल्टरनेट मीडिया कहता हूँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया सब पहुँचाता रहा है। ये हुआ कि नहीं हुआ और इसी दौर में हुआ, कैसे हुआ आपने देख लिया। जब लाहौर में वाक़या होता है तो उसका दर्द पूरे पाकिस्तान के लोग महसूस करते हैं, इसलिए कि एक वतन है जिसमें एक है उसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। उसके बाद उसने ये कहा कि एक अनिल कुमार के ज़रिए से हमने किया और फिर बाकी एजेंट्स भी हमने दिए। ऐसे लोग क्या करते रहे? उसने कहा कि हम फ़िरका वाराना, उसने नाम लिया फ़लानी जगह जाने वाले पड़ोसी मुल्कों का मिला, फ़िरका वाराना फसाद कराने वाले। पाकिस्तान के इदारों ने कहा कि इनमें पाकिस्तान के ज़िम्मेदार, हुकूमती ज़िम्मेदार, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ज़िम्मेदार ये कहते रहे कि इसमें इंडिया मुलव्वस है, लेकिन जो कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो वाले और सरिया साजर और जंगला जंदाल वाले हमारे हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान के इदारों पे तो हमला करते हैं बड़ी आसानी के साथ, उंगली खड़ी करके दोनों भाई, बंदूक वाले बंदूक वाले बंदूक वाले। और भाई ये बमों वाले, ये ग्रेनेडों वाले, ये धमाकों वाले, ये साजिशों वाले, उसने खुद कहा कि IEDs हमने इस्तेमाल किए पाकिस्तान में, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। ये जो बम होते हैं सड़क के किनारे जो फटते हैं, ये जो हमले होते हैं जिनमें लोग मरते हैं, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, IEDs। तो उसने फिर ये भी कहा कि हमने एक और साजिश, मैं कहता हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगा हुआ था। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसमें जो हमारे वज़ीर आज़म के छोटे भाई साहब आजकल हुक्मरान हैं, वो देख लीजिए, वहाँ उसने ये कहा कि जो वर्कर्स सड़कें बनाने वाले थे, आप देखते हैं 25-25 बंदे मारे जाते हैं। कोई नाई का काम करने वाला, मोची का काम करने वाला, सड़क का रूढ़ी कूटने वाला है, वो कहाँ के? वो अक्सर पंजाब के। अच्छा, आज ये पंजाब को सामने रख के ये टारगेट करके करना क्यों है? इसके दो मैं सीधे से मतलब आपको, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है और कुछ आप इसको मेरा विजदान कह लीजिए, मुल्की हालात के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए, गवर्नेंस का मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए। पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगता है इंडिया का, वहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत पाई जाती है। जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है, इस बॉर्डर को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि जो इंडिया पार्टीशन एक्ट है उसके जारी होने के बाद, चूँकि नेहरू साहब की दोस्ती थी, जो वायसराय था इंडिया का लॉर्ड माउंटबैटन, उसकी फैमिली के साथ भी, बेगम साहबा के साथ भी, इसलिए उन्होंने सर रेडक्लिफ बनाया जो पार्टीशन कमीशन वाला। उसने जो हिंदुस्तान को रास्ता दिया, ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ है। मैं एक ही दफ़ा इंडिया गया हूँ 2012 में, वहाँ पे मैंने 65 बार एसोसिएशंस को एड्रेस किया। मैंने वो जगह देखी, वहाँ ने फरमाइश करके देखी, उसको कहते हैं अजनाला की तहसील है, जो हमारे नारोवाल के बिल्कुल सामने आप लगा लीजिए। यहाँ से जम्मू जाता है और इनको रास्ता दिया गया ताकि फ़ौजें अपनी वहाँ पर पहुँचा सकें। इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ नफ़रत है। नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसलिए कि फायरिंग में इजाफा हो रहा है। नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसलिए कि हमलों में इजाफा हो रहा है। नफ़रत में दिन ब दिन LOC पे इजाफा, इसलिए कि लाशों में इजाफा हो रहा है। नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसलिए कि हमारे गिरे हुए मकानों में इजाफा हो रहा है, मरे हुए किसानों में इजाफा हो रहा है और मरी हुई भैंसों में और बकरियों में भी इजाफा हो रहा है। देखिए, बल्कि वो अपनी जो उनकी माता है वो भी यहाँ मार देते हैं, वहाँ उसके लिए मुसलमान मारते हैं, यहाँ गोला मार के पाकिस्तानी गाय उनकी माता नहीं बन सकती, इसलिए वो उसको भी मार देते हैं, छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं। अब ये जो सारे हालात हैं उसका उन्होंने तोड़ ये निकाला कि बहुत सारे कबीले जो दरिया के साथ हैं वो बलोच कबीले हैं, जो हमारी फोर्ट मिनरों के साथ साथ जो सरहद लगती है पंजाब और बलूचिस्तान की, तो जहाँ से मज़दूर जाते हैं, काम करते हैं, जब वो लाशें आती रहेंगी तो उनका ख्याल ये था कि शायद कोई यहाँ भी एक कोई लिसानी
इस तरह का सिलसिला जो है वो चल पड़े और कोई फसाद हो जाए। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसा नहीं जा रहा, ऐसा होगा नहीं और ऐसा हो नहीं सकता। अब जो आखिरी बात मैं इस पे कहना चाहता हूँ, इस पोर्शन के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, फिर अगली वीडियो ज़रा दिखाइएगा, वो ये है कि और क्या सबूत मैं लाऊं पाकिस्तानियों आपके लिए, जो ये कह रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, इसके बावजूद हमारा वज़ीर आज़म नहीं बोलता। बताइए ना मसले का हाल क्या है। कौन सा मैं दरवाज़ा खोलूं? बंद गली में तो पहले ही ये निज़ाम चला गया, इसका आखिरी दरवाज़ा जा रहे हैं ये सीधे, और जा कहाँ रहे हैं, अडयाला ही जाना है और कहाँ जाना है। लेकिन वीडियो ज़रा दिखा दीजिएगा ताकि मैं बात आगे बढ़ा सकूँ। Research and Analysis Wing through Mr. Anil Kumar has been financing and sponsoring a lot of activities within Balochistan and Sindh. The entire Hundi and Hawala operations are undertaken from Delhi and Mumbai via Dubai into Pakistan. And during one such important transaction was the $40,000 which was transferred to Baluch subnationals via Dubai. Also, the finances which are coming into Balochistan and Sindh for various anti-national activities are coming through consulates in Jalalabad and Kandahar and the consulate in Zahedan. These are very important consulates which are used by Research and Analysis Wing to transfer dollars into the Balochistan movement. जी बाबर साहब, इस इसराफी जुर्म में ये इसने बताया है कि कहाँ से कौन से शहर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं फाइनेंस के लिए, जिसमें उसने दुबई का बताया, मुंबई का बताया। जी बड़ा खौफनाक है, बड़ा खौफनाक है। वो ये बताता है कि ये 4 मुल्कों के अंदर इनका नेटवर्क, वो जो ये कहता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका मतलब है रॉ, इसी को उर्फ़े आम में रॉ कहते हैं। तो ये जो रॉ है उसने अब 4 मुल्क जो बताए वो पाकिस्तान को घेरे में रखने के लिए, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। पहला उसने कहा कि हम हवाला, यानी जो हुंडी होती है ना, पैसे जो जाते हैं, आप कहते हैं कोई लॉन्च में पकड़े गए, किसी के जा रहे थे, फलाने को फलाने जगह से पकड़े गए, ये हवाला और हुंडी है। ये जो मनी चेंजर्स है इनको भी इस्तेमाल किया जाता है, ये एक्सचेंज कंपनियां हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जब लेके जाते हैं तो ये कहता था कि ये सारा हम करते रहे। अब पहला उसका नाम आ गया जिस मुल्क का, उसका नाम है हिंदुस्तान। पहला उसने कहा कि हम करते रहे ये सारा का सारा दिल्ली से, और फिर उसने कहा कि हम करते रहे मुंबई से। ये 2 जगह हैं हिंदुस्तान की तरह, आप लिंक देखते जाइएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साथ जुड़ती जाएगी। दूसरा उसने कहा कि ये हम वहाँ से लेके जाते हैं दुबई, और दुबई से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वहाँ से लेके गए, ये इंडिया के 2 शहरों से चला गया, दिल्ली से और बम्बे से चला गया दुबई। जब ये दुबई चला जाता है तो फिर इसका अगला लिंक शुरू हो जाता है। अगला लिंक जो ईरान में है, उनका शहर है बड़ा मशहूर जायदान, जहाँ से कभी रेडियो जायदान बोला करता था, पाकिस्तान में भी सुना जाता था। वो जायदान पहुँच गया ईरान, वहाँ पे उनका क्या है, उनका वो कहता है जी हमारा वहाँ पे काउंसलेट है, और वो जो काउंसलेट है उसके ज़रिए से चाबहार में ये खुद बैठा हुआ था। अब आप देख लीजिएगा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे इनके अपने यहाँ जो वो काम बिल्कुल भी नहीं होने देते। अफगान जो भी है लीडरों समेत उसको कैंपों में रखते हैं, तारें लगा के बंद करके रखते हैं, और हमारे जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, उनके भी नाम डॉलरों वालों में आए हुए हैं कि उनके नाम डॉलर आते हैं, जो कहते हैं अफगानी को पासपोर्ट ज़रा दे दो। जी बिल्कुल सही बात। करते क्या है वो, कर क्या रहे हैं वो सबके सामने है। जी बाबर साहब, मजीद भी जो अगला मैं चाहूंगी कि आप अगला भी लोगों को दिखाएं इतराफी जुर्म, और उस पर तबसरा भी करें। लेकिन बाबर साहब, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर
सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। मजीद आगे कौन कौन से तबसरे हैं? देखिए, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक आ गया मरहला और मंजिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है और इंडियन स्पॉन्सर्ड जंग है, और इसमें बदकिस्मती के साथ मोदी के बहुत सारे यार मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं। मैं पहुंचा था जायदान और चाबहार की मैं बात कर रहा था, जो इसके कन्फेशनल स्टेट में आया है ईरान के शहरों की। वहाँ से इसने फिर अगला सफ़र तय किया। अगला सफ़र जो तय करता है उसने नाम लिए, उसने कहा जलालाबाद और कंधार। जलालाबाद और कंधार में उसने कहा कि हमने बज़ाहिर जो बनाए हुए हैं ये अफ़गानिस्तान के शहर हैं जी। अब मैं ईरान से हम चले थे दिल्ली और मुंबई से, जहाँ से पैसे जाते हैं दुबई, ये 2 मुल्क हो गए। तीसरे वहाँ से जायदान गए, ये और चाबहार का जिक्र आ गया, ये हो गया ईरान, ये तीसरा मुल्क हो गया। और अब चौथा मुल्क जो है वो है अफ़गानिस्तान, जिसका मैं कह रहा था कि उनकी खूब खिदमत और करनी चाहिए, उनको 200-250 साल और रखना चाहिए, उनकी 70-80 नस्लें और अपने ख़र्चे पे पालनी चाहिए, उनको कैंपों में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, उनको पासपोर्ट देने चाहिए, यहाँ की शहरियत देना चाहिए, ताकि वो इंडिया के हक़ में नारे मार सकें पाकिस्तान के सरहद के ऊपर खड़े होकर, और इंडिया के टीवी दिखाएं। 2-2, 2.5 लोग जो होते हैं उनको वो दिखाते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ जब पहुँचते हैं, ये कंधार में पहुंचते हैं और उसके साथ जलालाबाद में पहुंचते हैं, तो फिर क्या करते हैं? जलालाबाद में इन्होंने कहा और कंधार में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने एक पूरे का पूरा रॉ के सेल बनाए हुए हैं। बज़ाहिर ये जो जगह हैं यहाँ पे इनको ये कहते हैं जी ये इनके काउंसिल खाने हैं। ये काउंसिल खाने नहीं हैं, ये इनके ज़बा खाने हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। ये इनके ज़मीर फरोश खाने हैं, जहाँ पे बिकने वाले आके इनसे डॉलर
जो डॉलर इस कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक दिल्ली से चलते हैं, बॉम्बे से चलते हैं, दुबई जाते हैं, ज़ायदान पहुंचते हैं, चाबहार पहुंचते हैं, पाकिस्तान के अंदर तकसीम किए जाते हैं, वो अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में पहुंचते हैं और जलालाबाद के साथ फिर कंधार भी जाते हैं। वहाँ से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारी साजिश होती है। मैं ये चाहता हूँ, ये पाकिस्तानियों को आज ये सारी बात इसलिए बताई जा रही है पाकिस्तान के लोगों के सामने, ये पाकिस्तान का मुकदमा है जो मैं लड़ रहा हूँ, ये पाकिस्तान का केस है जिसमें खोल के रख रहा हूँ, और पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है इंडिया के खिलाफ, इसलिए कि उनके मुफादात हैं, ज़ाती दोस्तियाँ हैं, कारोबार है इनके, जंगला साझा है, सरिया साझा है, पता नहीं क्या क्या साझा है। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह, जिस दिन ये अडयाला पहुँचेंगे इंशाल्लाह, और वो वक्त बहुत दूर नहीं है, उस वक्त ये सारे इंकशाफात हो जाएंगे। जितनी देर ये इक़्तिदार में हैं, ये पाकिस्तान के हक़ में इन्होंने तय किया वो नहीं बोलना है तो अपने इदारों के ख़िलाफ़ बोलना है, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हों, खा वो पाकिस्तान की JIT हो, खा वो पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हो, और खा वो पाकिस्तान का कोई चैनल हो जिस पे एक गुल्लू वज़ीर का कोई रिश्तेदार जो है, जिस तरह समा के ऊपर उन्होंने और समा के सहाफ़ियों पर जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, सारे चैनल को बारी बारी ये इसी तरह सलूक देते रहते हैं। अच्छा, अब एक और मरला आता है जिस मरले में कन्फेशन आगे बढ़ता है। ज़रा याद रखिएगा कि ये कन्फेशन मैं दोहरा देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया इख्तलाफी नोट के लिए, वो याद रखें कि ये कन्फेशन ताज़ा है, ये वो पहले वाला नहीं है, उसमें कपड़े मुख्तलिफ थे और ये कपड़े मुख्तलिफ हैं। ज़रा दिखाइएगा जी अगली वीडियो, ताकि बात को हम मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा सकें। Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan, and also sponsoring various assassinations across this same region, so that instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan. And in one such process, SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. जी बाबर साहब, इस वीडियो में कुलभूषण ने लोगों की निशानदेही की है और पूरा नेटवर्क जो काम कर रहा है इस वक्त उस तरफ इशारा किया है। देखिए, उसने बड़ी खौफनाक 4 और बातें की हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसने कहा कि अनिल कुमार जो इनका एजेंट था, उसने डायरेक्टली मुझे बताया, बराह रास्त, यानी ये सुनी सुनाई नहीं है। जिस तरह कतरी खत के बारे में वो कतरी कहता है कि somebody told me, मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, मुझे क्या बताया था? किसी ने, वो किसी कौन है ये मालूम नहीं है, उस किसी का नाम क्या है ये मालूम नहीं है, उस किसी का अब्बा और वल्दियत वो भी ना मालूम है, तो ये किसी कौन हो गया, किसी को कोई पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा जोर लगाया, 126 दिन पता नहीं चला, और 75 आज 76वां दिन हो गया। JIT आज समेत जोर लगा रही है, और आज भी रहमान मलिक वहाँ पे गए हुए थे, तो उनको भी नहीं पता चल रहा ये किसी, लेकिन ये किसी मालूम है। वो कहता है अनिल कुमार टोल्ड मी दिस डायरेक्टली, कि ये बराह रास्त अनिल कुमार ने, इसको शहादत में काबिल अदखाल शहादत कहा जा सकता है, और ये सजाए मौत की एक वैलिड ग्राउंड है जो वो बता रहा है। वो करता क्या था, उसने कहा जी कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर उसने पहला काम क्या किया, वहाँ सेक्टेरियन वायलेंस, जो फिरकावार हमारे, वो कहते हैं ना कि है हिंद में मुल्ला को जो सजदे की इजाज़त, इकबाल ने कहा था, है हिंद में मुल्ला को जो सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। लोग समझते हैं कि ये हमारे बरादरान इस्लामी मुल्क जो हमें फ़िरक़ों में बांट के, उनको फंड करके, उनको हवा दे के, और ये हमारे पड़ोसी मुल्क, आप देखिए ना, एक इंडिया है, 3 उसके साथ इस्लामी मुल्क लगे हुए हैं। खुदा ताला उनको हिदायत दे सबको जो पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचते हैं और उनका अपना बुरा हो रहा है। तो वो ये सारे अगर छोड़ दें तो घर, हमें जो कहते हैं ना अंदर से मार पड़ती है, अंदर की मार है ना, जो उम्मा कहलाते हैं, और पाकिस्तान की जब ज़रूरत होती है तो बरादरान इस्लाम हम हो जाते हैं, नहीं ज़रूरत होती तो क्या होता है, ये कुलभूषण का आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से मरवाया, मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ाया, और इंडिया ने इसके लिए बाकायदा की फंडिंग। दूसरा जो उसने कहा वो ये कहता है कि एक SSP चौधरी असलम वो मारे गए कराची में, वो कहता है जी कि वो असैसिनेशन भी इन्होंने करवाई, कि उस कत्ल में भी इनका हाथ है, और पैसे इस्तेमाल करते थे, कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करते थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान की यूथ को ये बात कहना चाहता हूं कि जो जुर्म की दुनिया का, मैंने कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर में, जुर्म की दुनिया का पहला दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत होता है, जुर्म की दुनिया का पहला दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत होता है, और ये बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन और मावराए सरहद जराए में
इनमें जो एक दफा चला गया ना वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। दरवाजा एक ही है, वहां एग्जिट कोई नहीं है, एंट्री का दरवाजा है। इसलिए बचना चाहिए इस तरह के कामों से। तो क्या इसने अगली बात कही, उसने कहा कि हमने यहाँ पे किराए के कातलों के जरिए से और कातलों के जरिए से हमने पाकिस्तान के अंदर कत्ल भी करवाए। एक कत्ल जो उसने नाम लिया वो मैं आपको बता चुका। अब आप देख लीजिए कि बचा क्या, पंजाबी मजदूर इन्होंने मारे जी, सड़क कूटने वाले रोडियों वाले इन्होंने मारे, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन्होंने मारे, हमारे बड़े बड़े पाकिस्तान की हिफाजत का हल्फ लेके पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इन्होंने मारे, उनको शहादत के रुतबे से सरफराज किया, लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एम उसने दो बता दिए। एक उसने कहा कि पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे मुतनफ़र और ज़हनी अजाब में मुब्तला किया जाए, ये उसने बात की है। और पाकिस्तान को यहाँ जो इंडिया के फंड्स या पता नहीं किस पे जो मूवमेंट्स चलती रहती हैं और भारत की ज़ुबान बोलने वाले जो कहते हैं जी कि दोस्ती करो और बिल्कुल हमारा भाईचारा हो सकता है, कलामी के लिए कैसे हो सकता है जी? मुझे नहीं समझ आती, प्रोग्राम का मुझे समझ नहीं आती कि मोदी का यार हो तो कलभूषण को गद्दार ना कहे। मुझे समझ नहीं आती, समझाइएगा मुझे। बिल्कुल बाबर साहब, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट भी है हमारे पास और आपको पता है एक बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हुई है, उसकी भी आपको मुबारकबाद। ये ट्वीट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इनामुर रहमान सहरी साहब हैं, लिखते हैं जियो शेर दिया बचिया खुश चा कीता ही, वेल डिसाइडेड नाउ पीपीपी वाज नॉट ऑफ मिस्टर बाबर अवान स्टेटस, अ ब्रिलियंट थिंकिंग एट प्रॉपर टाइम। मुझे इजाजत चाहिए बाबर साहब आज के प्रोग्राम से, लेकिन जाते जाते आप इस पर तबसरा भी करें और जो आप एक हमेशा हमें कुछ सुनाते हैं वो भी सुनाते हुए जाएं प्लीज। क्या तबसरा करूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस पे कि और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, लाख कहते रहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, अरे हमने सीखा ही नहीं है इजाज़त लिखना, और न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको, न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको, हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना, हमने जो भूल के भी शह का कसीदा न लिखा, शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना, इससे बढ़कर मेरी तहसीन भला क्या होगी, इससे बढ़कर मेरी तहसीन भला क्या होगी, पढ़ के नाखुश हैं मेरा साहिबे सरवत लिखना, और दहर के गम से हुआ रब तो हम भूल गए, सर्व कामत की जवानी को क़यामत लिखना, कुछ भी कहते हैं कहें शह के मसाइल